चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने थर्ड लॉ का स्टेटमेंट लिखा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या था स्टेटमेंट? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप एक बॉडी के ऊपर कुछ एक एक्शन करोगे तो उतना ही रिएक्शन, उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन बॉडी आप पे भी करेगी, है ना। मतलब सेम वैल्यू का फोर्स लगेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो बस स्टेटमेंट लिख के छोड़े थे ना, तो नीचे लिखना है, एक एग्जांपल लिखते हैं। let us consider let us consider let us consider let us consider two blocks A and B, two blocks A and B, two blocks A and B, applying force on each other, applying force on each other. Two block A and B applying force on each other. ये ब्लॉक मैग्नेट भी हो सकते हैं ना, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे। अपन ए बी ब्लॉक ले लेते हैं उसको मैग्नेट की जगह। टू ब्लॉक ए एंड बी, क्या लिखे आगे? अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, नीचे लिखना लेट एफ ए बी, लेट एफ ए बी द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एफ ए बी को अपन नाम दे रहे हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और एफ बी ए लिखना, एफ बी ए इज इक्वल्स टू, इसको क्या बोलोगे फिर? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और ये लग कैसे रहे हैं? एक ऐसा लगाएगा और एक ऐसा है। ये फोर्स लग रहा है बी पर ए के कारण, ये फोर्स लग रहा है ए पर बी के कारण। ठीक है, डायग्राम भी बना लो। डायग्राम बनाकर फिर नीचे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डायग्राम बना लो पहले, डायग्राम के बाद नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट। एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। एफ ए बी तो लिखा हुआ है सामने। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। लिख लिया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस occur simultaneously, occur simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? नहीं, एक ही वक्त पर, हाँ एक ही समय पर हो रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस अकर साइमल्टेनियसली। और इसी में आप एफ ए बी और एफ बी ए में क्या लिख सकते हो देखना, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है ना, और ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है। तो फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपन दोनों को उससे रिप्लेस करते हैं। नीचे लाइन में लिखना एफ ए बी की जगह वो ए पे लग रहा है फोर्स, तो क्या आ जाएगा वो एम ए इंटू ए ए। और ऐसे ही आप इसके लिए लिखो, एफ बी ए के लिए जल्दी लिखो, माइनस करके
यहाँ पे ऐसा होना चाहिए AB होगा सिंपल, और क्या है? हाँ सामने नेगेटिव लगाना है। हाँ तो नेगेटिव है ना भैया। इसका बी कहाँ गया?
यहाँ पे, अरे वो फोर्स किस पे लग रहा है, ए पर, तो मास भी तो ए का लूंगा ना, और बी का होगा तो बी का मास लेंगे, एम बी इंटू ए बी। अरे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वेरिएबल के नाम है। जैसे मुझे आपका मास बताना तो मैं एम के बोल दूंगा, कर्तव्य के फॉर कर्तव्य, एमपी, एम ए, समझ रहे क्या? तो वेरिएबल का नाम है बस, वेयर एम ए इज द मास ऑफ ब्लॉक ए इज द एक्सेलरेशन, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट होगा ना बॉक्स। इन द सेम वे इसका बॉक्स का मास हो गया एम बी, और इस पे जो फोर्स लग रहा है ए के कारण, उसके कारण एक्सेलरेशन होगा ए बी। हाँ यहाँ नेगेटिव आएगा ना, ठीक है, लिखिए ये वाला, ठीक है, ओके, आगे बढ़ना। मैं बुक कहीं रख के गया था क्या, मैं लेके गया था क्या बुक साथ में? हाँ चलो, ये सब एक काम करो, इन दोनों को एक साइड लेके जाओ, दोनों ए को एक साइड, दोनों एम को एक साइड, रेशियो निकालो दोनों का, एम ए अपॉन एम बी, और इधर साइड पे ए बी अपॉन ए ए। अरे इधर उधर कर दो ना, दोनों एम को एक साइड, दोनों ए को एक साइड। उसके लिए क्या करोगे, डिवाइड ही आएगा ना, इधर आएगा तो, अरे हाया ना, मतलब एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन ए ए, ठीक है? हाँ डिवाइड हुआ ना ये, तो बी नीचे आया, यहाँ पे ए नीचे आया, देन यहां तक हो गया सबका। इससे आपको देखो ये समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसके एक्सेलरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हो तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट होगी। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इधर देखो, इधर इधर एवरीवन, इधर देखना भैया, लिखवा दूंगा, एम ए और नीचे गया ए ए, एम बी नीचे ए बी ऊपर, इसका मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने जो लिखा ना, दोनों बॉक्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों क्या है, फोर्स इक्वल है, बट दोनों के मासेस इक्वल नहीं है ना, तो उनके एक्सेलरेशन भी इक्वल नहीं आएंगे। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। आप एक एग्जांपल समझना, ठीक है, इससे आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ना और ज्यादा क्लियर होगा। आप गन बुलेट जानते हैं ना, गन और बुलेट, गन को हम राइफल बोल सकते हैं, है ना, पिस्टल बोल सकते हैं, है ना, उसको अपन ट्रिगर जैसे ही प्रेस करेंगे बुलेट फायर हो जाएगी, और बुलेट बहुत तेजी से आगे जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया, बुलेट काफी तेजी से आगे बढ़ी, बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगा, एक एक्शन लगा, तो बुलेट राइफल से या गन से निकल गई बाहर और बहुत तेजी से जा रही है। गन और बुलेट में किसका मास ज्यादा होता है? ताली एक बार, ताली आदित्य के लिए। हाँ चलो, तो गन बुलेट का मास कम होता है, गन का मास ज्यादा। अब देखो, बुलेट के ऊपर एक्शन लगा तो बुलेट बहुत तेजी से आगे चली गई, जैसी वो बैरल से बाहर निकली उसने 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 गन के ऊपर भी एक क्या लगाया, रिएक्शन, क्योंकि एक्शन अगर गन पे लगा है तो एक्शन अगर बुलेट पे लगा है तो बुलेट बदले में क्या देगा, रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में आएंगे, समझ रहे हैं क्या? हम चलते वक्त भी एक्शन देते हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड हमें फोर्स देता है आगे, रिएक्शन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हर जगह जहां दो बॉडी इन्वॉल्व है, एक बॉडी एक्शन कर रही है दूसरे बॉडी पर, और बदले में दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर एक रिएक्शन दे रही है। तो यहाँ पे गन बुलेट सिस्टम में गन ने बुलेट पर एक्शन दिया, जिससे बुलेट काफी तेजी से आगे बढ़ गई। एम आई क्लियर? और बुलेट निकलते वक्त जाते जाते गन को भी पीछे धक्का देके गई, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट बोल रहे हैं ना अपन। बुलेट तो आगे गई, बुलेट को जब आपने फायर किया बुलेट आगे गई, पर गन क्या हुई, पीछे आई।
क्योंकि आपने उसको होल्ड करके रखा है, तो वो इतनी ज्यादा पीछे नहीं जाती जितनी तेजी से आपकी बुलेट जा रही है आगे। आपने एक तो होल्ड भी किया हुआ है, दूसरा गन का मास ज्यादा भी है। दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है ना, मतलब एक्शन रिएक्शन का वैल्यू सेम होता है। देखो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, वैल्यू दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। बुलेट आगे गई, गन पीछे आई, बट क्या उतनी तेजी से गन भी पीछे जाएगी क्या जितनी तेजी से बुलेट आगे जा रही है? नहीं। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों में तो सेम फोर्स लग रहा है। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जितनी तेजी से बुलेट आगे जा रही है उतनी तेजी से गन पीछे क्यों नहीं जा रही है? मास का फर्क है, मास का फर्क है। एक्शन रिएक्शन दोनों में बराबर लगा। बुलेट भी निकलते वक्त उतने फोर्स से पीछे गन को धक्का देके गई। वो तो आगे चली गई पर जाते जाते गन को पीछे धक्का देके गई, उतने ही फोर्स से जितना उस बुलेट को गन ने दिया है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मासेस, जिसमें बुलेट का मास कम होता है, गन का राइफल का मास ज्यादा होता है, तो वो उतना उसको एक्सेलरेट नहीं करा पाई जितना गन ने बुलेट को एक्सेलरेट करवाया है। ये है इसका मीनिंग। जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगी, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन। अभी हमारे गन बुलेट एग्जांपल में बुलेट का मास कम था, गन का मास ज्यादा था, इसलिए बिकॉज ऑफ लेस मास एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है और इसका कम है। यही है इस एक्सप्रेशन का मीनिंग कि मास एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है रोशनी? तो नीचे लाइन में इसके बाद नीचे लिखना देयरफॉर m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। हाँ हाँ, तो कंधे पे लगता भी है हल्का सा। हाँ जितना कम बुलेट का मास होगा उतना कम उसका क्या बोलते हैं वो होगा, उतना ज्यादा उस पर एक्सेलरेशन लगेगा। वो गन के मास पे डिपेंड करेगा। देखिए फोर्स तो बुलेट भी निकलते वक्त उतना ही देके जाएगी। अब गन अगर ज्यादा हैवी होगी तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर गन कम हैवी है तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब गन के एक्सेलरेशन पे बुलेट का मास का कोई थोड़ा फर्क होगा। बुलेट तो जाने से पहले उतना ही फोर्स देगी जितना बुलेट को मिला है। एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। बुलेट आगे गई, गन पीछे आई, तो बस डायरेक्शन अलग है, फोर्स दोनों में सेम लगा है। जितना फोर्स गन ने बुलेट पे लगाया है उतना ही फोर्स बुलेट जाते जाते गन पे भी लगा के गई है। बस जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मासेस, उतनी तेजी से जितनी तेजी से बुलेट जा रही है आगे उतनी तेजी से गन पीछे नहीं आ पाएगी। एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा। नहीं, क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है ना, फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डन, यहां तक हो गया। लिख लिए वाला बॉक्स में, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखना। नीचे लिखो हेवियर मास experiences heavier mass experiences less acceleration and vice versa. Heavier mass experiences less acceleration and vice versa. Heavier mass experiences less acceleration and vice versa का उल्टा क्या हो जाएगा कि लाइटर मास एक्सपीरियंसेस मोर एक्सेलरेशन। समझ गए क्या? ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं। ये सब हिंट डालना। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमने हर लॉ के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, सुन रहे हैं क्या? वो इनर्शिया वाले के हमने बस के एग्जांपल लिखे थे, कारपेट का एग्जांपल, ट्री का एग्जांपल, है ना। फिर हमने इसके भी एग्जांपल लिखे थे, वो कैच लेने वाला एग्जांपल, शॉकर वाला एग्जांपल, कराटे प्लेयर वाला एग्जांपल। ठीक है, तो वैसे ही इसके भी एग्जांपल लिखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड
when a bullet is fired from a gun, when a bullet is fired from a gun, when a bullet is fired from a gun, comma, we observe recoiling of the gun. रिकॉइलिंग, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि गन पीछे आएगी, उस प्रोसेस को रिकॉइलिंग बोलते हैं. रिकॉइलिंग ऑफ गन. वी ऑब्जर्व रिकॉइलिंग ऑफ द गन, फुल स्टॉप. द गन एक्ट्स ऑन बुलेट. द गन acts on bullet that is exerts a force on the bullet, that is exerts the force on the bullet, that is exerts the force on the bullet. The gun acts on bullet, that is exerts a force on the bullet, comma, simultaneously the bullet reacts on the gun. Simultaneously the simultaneously क्या हो गया? Simultaneously the bullet reacts on the gun. Simultaneously the bullet reacts on the gun. ये डायग्राम बना लेंगे. इस पे लिख देना फोर्स ऑन बुलेट, और ये क्या होता है हमारा एक्शन. और ये लिखना नहीं, उसके ऊपर वाले में जो पीछे गन की तरफ आ रहा है उसमें लिख देना, क्या लिखोगे वहां पर? फोर्स ऑन गन, जिसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन. फोर्स ऑन गन, जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन. ठीक है. ट्रिगर उल्टा बन गया है ना मेरे से थोड़ा सा. वो ऐसा रहेगा ना, अपन ऐसा खींचते हैं ना, ये ऐसा हो गया, अपन ऐसा करना पड़ेगा बुलेट को. अभी ठीक. ठीक है. हाँ, ये तो है ट्रिगर, ही तो है ये. अरे पहले मैं ऐसा बना दिया था, तो अब सही बना ना? ऐसा बना है, ऐसे पकड़ के खींचेंगे ऐसे पीछे. हाँ देखा, अच्छा बना है. जो मेन काम है वो लिखा ही नहीं है, पर लेबलिंग कर जल्दी से. मेन तो वही है ना, एक्शन रिएक्शन दिखाने के लिए अपन डायग्राम बना रहे हैं. आप लोग यूज करते हो, माउजर चलाते हो आप लोग? हाँ, मैं भी चलाया हूँ. तो मैं भी AK-47 चलाया हूँ. हाँ सर, मेरे बड़े पापा की शादी में उड़ाया था. हो गया. चलो सेकेंड एग्जाम्पल. क्या हो गया? कर दो. क्यों? सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे. चलो, बहुत भारी होती है गन. हाँ बोल सकते हैं. while swimming
while चलना while swimming, comma, the swimmer, while swimming, the swimmer exerts a force on water. While swimming, the swimmer exerts a force on water. तो ये तो एक्शन हो गया, फुल स्टॉप. The water simultaneously exerts a force on the swimmer. The water simultaneously exerts a force on the swimmer equal in magnitude. वैल्यू तो सेम है दोनों फोर्स की, एफ ए बी एंड एफ बी बराबर होता है ना, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है. एक और एग्जांपल. while walking or running, we push the ground in the backward direction. We push the ground in the backward direction. With our feet. Backward direction with our feet. ये हो गया एक्शन. अब रिएक्शन कौन देगा? ग्राउंड. मतलब देखो, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगता है. सुन रहे हो ना आप लोग? इस एक्शन रिएक्शन को बैलेंस फोर्स से कंफ्यूज मत होना. समझ रहे हैं क्या? बैलेंस फोर्स तो एक ही बॉडी पे दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगता है. इसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं, जिसमें नेट फोर्स अगर 0 हो रहा है तो बैलेंस बोलेंगे. आप समझ रहे हो क्या? बट अभी हम जो जितने भी एग्जांपल लिख रहे हैं उसमें एक्शन एक पर हो रहा है, एक बॉडी पर, और रिएक्शन दूसरी बॉडी पर हो रहा है. गन बुलेट वाले में एक्शन हुआ बुलेट पर, रिएक्शन किसको मिला? गन को. स्विमर वाले में एक्शन दिया स्विमर ने पानी के ऊपर, रिएक्शन पानी ने दिया स्विमर के ऊपर. और अभी जो लिख रहे हैं ग्राउंड वाला, चलते या दौड़ते वक्त हम पुश करते हैं ग्राउंड को नीचे, राइट? तो वो है एक्शन, और ग्राउंड हमें आगे पुश करता है, तो वो हो गया जिससे हम चल पा रहे हैं. पर अब देखो यहाँ पे क्या है, जितना फोर्स अर्थ ने मुझ पर लगाया रिएक्शन, उतना ही फोर्स मैंने अर्थ पे भी लगाया था. बट मैं तो आगे बढ़ गया, बट अर्थ पीछे नहीं गया. मास. ये वही बात होगी ना कि मासेस आर डिफरेंट, फोर्सेस सेम लगा. जितना फोर्स अर्थ ने आप पर लगाया, आप भी उतना ही फोर्स अर्थ पे लगा रहे हो, पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, पर आपका मास कम है, इसलिए आप आगे बढ़ गए और अर्थ वहीं का वहीं है. ठीक है. हाँ. ग्रेविटेशनल नॉर्मल फोर्स नहीं, वो बैलेंस फोर्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो एक ही बॉडी पर लग रहे हैं ना. ठीक है. हाँ चलिए. हाँ क्या लिख रहे हैं? वाइल द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, फुल स्टॉप डाल के, द ग्राउंड साइमल्टेनियसली exerts a force. The ground simultaneously exerts a force of equal magnitude. डायरेक्शन बताओ आप लोग, किस डायरेक्शन में होगा फोर्स? तो उसमें क्या लिखा है आपने? हम ग्राउंड पे कैसा लगा रहे हैं फोर्स, तो ये क्या लगाएगा? फॉरवर्ड. ठीक है. तो द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू. इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इक्वल मैग्नीट्यूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. किस पे? ऑन फीट.
फीट नहीं तो ग्राउंड पे फोर्स लगाया था ना, तो बदले में ग्राउंड ने भी फीट पे फोर्स लगाया ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो स्टॉप दिस फोर्स एनेबल्स अस टू वॉक एंड रन। दिस फोर्स enables us to this force enable us to walk and run। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में जो वाटर हम पर फोर्स लगा रहा था उसके कारण हम स्विम कर पा रहे थे, वी वर अनेबल टू स्विम। यहां पे वी आर अनेबल टू वॉक एंड रन। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो। For extinguishing fire, for extinguishing fire, for extinguishing fire, a fireman for extinguishing fire, extinguishing का मतलब हाँ, आग बुझाने के लिए फायरमैन आएंगे ना, फायर ब्रिगेड लेकर आते हैं। तो फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, अ फायरमैन डायरेक्ट्स, DIRECTS, directs a powerful stream of water, a powerful stream of water, क्योंकि पाइप से पानी कितनी तेजी से आता है ना बाहर, इसी को बोल रहे हैं पावरफुल स्ट्रीम ऑफ। देखिए उनको दूर से खड़े होकर के बिल्डिंग तक उस पानी को पहुंचाना है, तो पानी का फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए वहां तक जाने के लिए। तो पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर टुवर्ड्स फायर, towards fire, towards fire, full stop। This powerful stream of water is action, this powerful stream of water is action, this powerful stream of stream of water is action। ये जस्ट लाइक वैसे ही जैसे बुलेट गन से निकल रही थी ना, वैसे ही पानी किससे निकल रहा है, पाइप से। उस पाइप का एक नाम होता है, उसको बोलते हैं अपन होस पाइप। क्या बोलते हैं, होस पाइप। वो हमारे नॉर्मल पतले पाइप जैसा नहीं होता है, जैसे हमारे घरों में हम कूलर में पानी भरने के लिए पाइप लेते हैं ना, उतना पतला पाइप लेके आप आग बुझाने जाओगे तो आग पता नहीं कब बुझेगी, राइट। तो मेरे को बोलने दे दो या फिर आ जाओ ऊपर। तो वो मोटा सा पाइप रहता है जिसमें पानी का जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज्यादा आएगा और काफी फोर्स से आएगा। तो वो होस पाइप को लेके ऐसे नॉर्मली खड़े नहीं हो, जैसे अपन गार्डन में खड़े होते पानी ऐसा डालने के लिए, वो भी ऐसी नॉर्मल नहीं खड़े होते ना, वो प्रॉपर एक पोजीशन लेके बैठते हैं ऐसे। क्यों ऐसा, क्योंकि जब पानी इतनी तेजी से बाहर निकल रहा है तो उतना ही रिएक्शन वो पाइप में भी देगा, और अगर वो कैजुअली पाइप को पकड़ा होगा ना तो उसके हाथ से पाइप छूट जाएगा और पाइप नागिन जैसे ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि पानी तो निकल ही रहा है पाइप से और वो पाइप को फोर्स देगा तो पाइप कहाँ आएगा, पाइप पीछे जाएगा, वो ऐसा ऐसा होता रहेगा पाइप, समझ रहे ना। इसलिए वो एक प्रॉपर पोजीशन लेके बैठते हैं, वो पोजीशन से एक ग्रिप बनती है ताकि वो उस फोर्स को झेल सके और पाइप एक जगह पकड़ के रख सके। हाँ, उनको ग्रिप मिल रही है ना बैठ के, हाँ रहता है। हाँ मतलब पर अंदर रबर भी रहता है, प्लास्टिक थोड़ा रहेगा। हाँ चलो लिखो, ये तो हो गया एक्शन। अब रिएक्शन किसका होने वाला है, निकलता हुआ पानी होस पाइप पर रिएक्शन देगा। तो लिखो दिस रिएक्शन इज ऑन होस पाइप, दिस रिएक्शन इज ऑन होस पाइप, HOSEPIPE, होस पाइप, comma, which if not held up tightly, which if not held up tightly, which if not held up tightly will move in a direction, will move in a direction, will move in a direction opposite to the flow of water, will move in a direction opposite to the flow of water. The reaction is on hose pipe, which if not held up tightly will move in a direction opposite to the flow. पानी आगे जा रहा है, पाइप पीछे चला जाएगा, है ना। Will move in a direction opposite to the flow of
वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, इन्फ्लेट अ बलून, इन्फ्लेट अ बलून, इन्फ्लेट बोले तो फुलाना है उसको ना, हाँ? इन्फ्लेट, तोड़ के लिखने की कोशिश करो ना भाई, इनफ्लेट, हाँ, इन आई एन और फ्लेट मतलब FLATE, इन्फ्लेट अ बलून, इन्फ्लेट अ बलून एंड लीव इट, एंड लीव इट, बांध के लीव मत करना, बिना बांधे उसको छोड़ दो तो क्या होगा उसका, वो भी ऐसे ही जाएगा, उसकी हवा नीचे निकल रही है और वो ऊपर जा रहा है। वो अगला एग्जांपल अपना वही है, लिखो, तो इन्फ्लेट अ बलून एंड लीव इट फुल स्टॉप, वी विल ऑब्जर्व दैट, we will observe that, we will observe that, we will observe that the balloon moves in opposite direction, the balloon moves in opposite direction, the balloon moves in opposite direction to the opening in balloon, the balloon moves in opposite direction to the opening in balloon, direction opposite, opposite direction to the opening in the balloon, opening नीचे पर वो ऊपर जाएगा, through which the air is coming out, opening in balloon through which the air is coming out, through which the air is coming out, through which the air is coming out। ठीक है, लास्ट एग्जांपल रॉकेट वाला भी लिख लेते हैं, कितना, पांचवा एग्जांपल है, छठवा, हाँ लिखो, रॉकेट प्रपल्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, rocket propulsion is also based on propulsion, PROPULSION, propel रॉकेट एक रिएक्शन से ही होता है, सुन रहे हैं क्या, मतलब रॉकेट गैस के ऊपर एक्शन लगाता है, वो एग्जॉस्ट गैसेस रॉकेट को प्रपेल कर देते हैं, तो रॉकेट प्रपल्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट, rocket propulsion is also based on action reaction concept, action reaction concept, full stop, rocket acts on exhaust gases, rocket acts on exhaust gases, EXHAUST, EXHAUST, acts on exhaust gases and forces it out of rocket, and forces it out of rocket, and forces it out of rocket। अब ये तो एक्शन हो गया, अब रिएक्शन कौन देगा, यही गैसेस रॉकेट पर, स्टॉप, द एग्जॉस्ट गैसेस इन टर्न, the exhaust gases in turn, the exhaust gases in turn pushes the rocket, the exhaust gases in turn pushes the rocket, thereby creating propulsion, thereby creating propulsion, thereby creating propulsion। ठीक है, तो ये 6 एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, थर्ड लॉ के। ठीक है, मोमेंटम वाला आप बताया नहीं मुझे कि स्कूल में पढ़ाए कि नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कन्वर्जन नहीं कंजर्वेशन पढ़ा है ना, चलो हेड डालो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कल तो बोला था अक्षत की पढ़ा देना सर, हाँ अक्षांश सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन है, कन्वर्जेशन मत लिख देना, कन्वर्जेशन तो बातचीत करना होता है ना, कंजर्वेशन मतलब उसको बचा रहना, बचा के रखना,
लॉस ना होना। जैसे एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है ना, सुन रहे हैं क्या? एनर्जी जैसे हमेशा कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अरे हाँ या ना? तो वैसे ही मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहता है पूरे सिस्टम का। ठीक है, चलो उसका डेफिनेशन, इसका लॉ लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे। लिखेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां लीनियर भूल गया मैं लिखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम states that law of conservation of linear momentum states that, अब इन्वर्टेड कॉमा डाल के लॉ लिखेंगे, when external force acting on a system is zero, when external force acting on a system is zero, when external force acting on a system is zero, comma, the total linear momentum of the system, when external force acting on a system is zero, comma, the total linear momentum of the system, the total linear momentum of the system remains constant. Total linear momentum of the system remains constant. Remains constant. Total linear momentum of the system remains constant. ठीक है, हाँ बंद, खत्म। लॉ भी इतना ही है ना, अब समझना लॉ का मीनिंग क्या है ना। तो अभी आज समझा रहा हूं, अपन नेक्स्ट क्लास में इसको लिख लेंगे पूरा प्रूफ के साथ। आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है एवरीवन। इधर देखो, देखेंगे, पेन वेन सब छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है अभी कुछ। मान लेते दो बॉडी है, एक का नाम ए दे देते हैं, दूसरे का नाम बी। इसके मास को दे देता हूं मैं नाम एम ए, और इसको बोल देता हूं मैं एम बी। ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं विथ अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यूए एंड इनिशियल वेलोसिटी यूबी। करेक्ट? इतना सिचुएशन समझ में आया आपको? मैं बोल रहा हूं कि यूए जो है ना वो ग्रेटर देन यूबी है। यूए इज ग्रेटर देन यूबी। इसका मतलब पीछे वाली जो गाड़ी है वो तेजी से सामने आ रही है, और एक समय आएगा जब वो आ करके पीछे वाली गाड़ी जो आ रही है वो आकर के इसको ठोकेगी। दोनों के बीच में क्या होने वाला है? कोलिजन। क्या होगा? कोलिजन। मास अभी भी वही है, ए बी एम ए एंड एम बी, मास वही है अभी भी। बट जब एक आके टकराई, जब पीछे वाली कार आकर के आगे वाली कार को टकराई, तो पीछे वाली कार ने आगे वाली कार पर फोर्स दिया, उतना ही फोर्स आगे वाली कार ने पीछे वाली कार को भी दिया। तो इन फोर्स के नाम क्या लिख दूं मैं? इसने इसको फोर्स दिया, उसका नाम क्या होगा? एफ बी ए, फोर्स ऑन बी, वही कलाकार इधर, ड्यू टू ए। और उतना ही फोर्स बी ने ए पे दिया, एफ ए बी। ऐसा हुआ? हाँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। एम आई क्लियर? ये एक्शन था, ये रिएक्शन है, और दोनों इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट होते हैं। करेक्ट? यहां तक क्लियर हुआ? टकराने के बाद जब दोनों अलग अलग हुए, टकराने के बाद जब दोनों अलग अलग हुए, तो अभी भी मास उतना ही है, मास थोड़ा बढ़ेगा कम होगा, मास तो सेम रहेगा ना, अनटिल अनलेस कुछ उसका टूट के फेंकाना गया हो। तो मान लेते हैं वो कार का कुछ नहीं टूटा है जो फेंकाया हो सकता है बम्पर टूट जाए, फेंका गया नीचे, है ना, पर अपन तभी मास उतना ही रहेगा ना, लटक भी रहा होगा तो। ठीक है, तो मास उतना ही अभी भी। आगे बढ़े, अब इसकी वेलोसिटी हो गई वीए एंड इसकी वेलोसिटी हो गई वीबी, फाइनल वेलोसिटी। ये पूरा सिचुएशन समझ में आ गया आपको, कहानी पूरी। दो कार चल रही थी, कार ए कार बी, मास एम ए एम बी। कार ए का जो मास, कार ए का जो वेलोसिटी था वो इनिशियल वेलोसिटी कार बी से था, तभी तो आकर के वो टकरा पाएगा, तभी तो ओवरटेक कर पाएगा ना। अगर पीछे वाली कार की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो आगे आ पाएगा, यस और नो? इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि लेट यूए ग्रेटर देन यूबी। तो उस केस में आके टकराई, जैसी टकराई उसने बी पर एक फोर्स लगाया एफ बी ए, बदले में बी ने एक रिएक्शन दिया ए पर एफ ए बी। यहां तक क्लियर है?
टकराने के बाद दोनों अलग अलग हो गए, अब उनकी वेलोसिटीज क्या है, वीए एंड वीबी। जो हमने सिस्टम सिस्टम 2 बार लिखा है ना अपने स्टेटमेंट में, सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे 2 बॉडी, ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम है। ये 2 बॉडी का क्या है, एक सिस्टम, ठीक है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिनका हम टोटल मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं पहले और बाद में। और हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना था, ma ua प्लस mb ub, ये दोनों का इनिशियल मोमेंटम था। अरे दोनों की वेलोसिटी मास दिया ना, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये होगा पहले का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अरे हाँ या ना, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। ma ua इसका, mb ub इसका, दोनों को ऐड कर दिए, ये आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये क्या होगा, MAVA प्लस MBVB, ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एंड लॉ ये बोलता है कि ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, यही हमने लॉ लिखा है, पर इसको अपन प्रूफ भी करेंगे, है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ करवाऊंगा, पर अभी सुनो, रुको एक सेकेंड। जब ये आके टकराई इससे, तो इसकी वेलोसिटी कम हुई होगी, पर इसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी क्योंकि इसको पीछे से टक्कर मिला है। तो आप ये समझना कि जैसे हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर ध्यान दो, आपने 2 इंटू 5 किया तो आंसर कितना आया, 10। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, सब यहां देख रहे हैं क्या। अब आपने इसको 3 से इंक्रीज किया और इसको 3 से घटा दिया, तो भी मल्टीप्लीकेशन तो अभी भी 10 है ना, बट इंडिविजुअल नंबर बड़ा है कि बड़ा और कम हुआ है ना, यानी कि इंडिविजुअल मोमेंटम्स चेंज होंगे। MAUA कम होकर के MAVA होगा, MBUB बढ़ करके MBVB होगा, बट उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। यही हमारा लॉ है, समझ रहे हैं क्या। इंडिविजुअल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, पर पूरे सिस्टम का पहले का मोमेंटम और इस वक्त का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया जो मैंने दिया, आपने अभी रुक जाओ ना, आपने देखा 2 नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 5 को, तो आंसर 10 आया। मैंने फिर इन दोनों नंबर को चेंज कर दिया, पहले वाले को चेंज करके 5 कर दिया, दूसरे वाले को चेंज करके 2 कर दिया, पर अभी भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 आ रहा है ना, मतलब देयर मल्टीप्लीकेशन इज सेम। भले इंडिविजुअल नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा, बट उनका मल्टीप्लीकेशन तो सेम आ रहा है ना। सेम चीज यहां पे भी हमको प्रूव करनी है कि इंडिविजुअल मोमेंटम हो सकता है डिक्रीज हुआ होगा या इंक्रीज हुआ होगा, पर दोनों केस में एडिशन सेम आएगा, हर बार ऐसी होगा। यही हमें प्रूव करना है, समझ रहे हैं क्या। जितने भी सिस्टम आज हमने पढ़े, गन बुलेट भी एक सिस्टम है, रॉकेट और वो गैस भी एक सिस्टम है। सुन रहे, सिस्टम मतलब जिसमें एटलीस्ट 2 बॉडी तो इन्वॉल्व हो, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। तभी तो एक एक्शन लगाएगा, दूसरे पर रिएक्शन होगा। 2 बॉडी जरूरत है ना, तब तो आप एक पे एक्शन लगाओगे, दूसरा रिएक्शन आप पर लगाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे।